गुड मॉर्निंग। नॉवेल देख रहे थे हम, उसके एलिमेंट्स देखे थे क्या क्या होते हैं उसमें। थीम, प्लॉट, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज। अभी टाइप्स ऑफ नॉवेल देखते हैं, किन किन टाइप के नॉवेल होते हैं। तो फर्स्ट वन है रियलिस्टिक नॉवेल। क्या होता है रियलिस्टिक नॉवेल? द रियलिस्टिक नॉवेल इज ए फिक्शन दैट गिव्स द इफेक्ट ऑफ रियलिज्म। रियलिस्टिक नॉवेल एक ऐसा फिक्शन है, कैसा जिसमें हकीकत का असर दिखाई देता है, हकीकत से बहुत करीब होते हैं, सच्चाई डिपिक्ट होती है उसमें। समटाइम्स दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए नॉवेल ऑफ मैनर, और बहुत बार इसे नॉवेल ऑफ मैनर भी कहा जाता है। आप इसे अंडरलाइन कीजिए, नॉवेल ऑफ मैनर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियलिस्टिक नॉवेल का दूसरा नाम क्या है, तो नॉवेल ऑफ मैनर है। It can be characterized by its complex character with mixed motives that are rooted in the social class. एक्चुअली रियलिस्टिक नावल मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो हकीकत में वो घटना घटी होगी, हकीकत में वो इंसिडेंट्स हुआ होगा और वो नावल में बताया है, बल्कि ये समाज की अक्कासी करता है। सोसाइटी में अपनी हमारी जो डेली लाइफ होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन किन चीज़ों से इंसान गुज़रता है और ज़िंदगी की क्या हकीकतें हैं, ज़िंदगी की क्या सच्चाई है, वो सारी चीज़ें नावल के ज़रिए बताई जाती है। ऐसे नावल को रियलिस्टिक नावल कहा जाता है। The characters in the realistic novel interact with other characters and undergo plausible and everyday experiences. जो कैरेक्टर्स होते हैं रियलिस्टिक नावल के, वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं, और जो हमारे रोज़मर्रा के जो तजुर्बात होते हैं वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं, और पढ़ने वाले को ऐसा महसूस होता है कि ये उसकी अपनी ज़िंदगी की कहानी है। Second है picaresque novel. The word picaresque novel is originated from the Spanish word picaro, which means a rock. Picaresque novel actually picaresque जो वर्ड है वो स्पेनिश वर्ड पिकारो से ओरिजिन हुआ है, ड्राइव्ड हुआ है, जिसकी मीनिंग रोग होता है। रोग जनरली बदमाश, गुंडे के लिए हम कॉमन लफ्ज़ों में बोलते हैं, लेकिन पिकारेस्क नॉवल क्या होता है ये देखते हैं। A picaresque novel narrates the adventures of the protagonist, who is an eccentric or a disreputable person, is an episodic form. क्या होता है पिकारेस्क नॉवेल में? जो प्रोटेगोनिस्ट होता है, प्रोटेगोनिस्ट अभी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, इतना सारा हमने पढ़ा है तो, कि जो नॉवेल का मेन कैरेक्टर होता है, जो नॉवेल का हीरो होता है, उसे प्रोटेगोनिस्ट कहा जाता है। तो उसकी लाइफ के उसके जो जो एडवेंचर्स है, और जो भी वो करता है, जो भी मतलब थोड़ा सा बियॉन्ड द रियलिटी जाके वो सारी चीज़ें करता है, या बियॉन्ड द सोसाइटी, रियलिटी तो खैर नहीं, लेकिन बियॉन्ड द सोसाइटी जाके जो कुछ वो करता है। बेसिकली एक लोअर मिडिल क्लास के लोग वो सेंट्रलाइज्ड थीम में होते हैं, सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर में होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वही लोग किसी भी क्लास के लोग हो सकते इन जनरल। और वो कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, या एंटी सोशल रोग दिया है जो बदमाश लफंगे के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एंटी सोशल एक्टिविटीज़ तो नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो ठीक है, सच्चाई के लिए, या जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, या इस तरह से चीज़ों के लिए कुछ यूज़फुल पर्पस के लिए भी वो एक्टिविटीज़ की जा सकती है, बट वो नॉर्मल नहीं होता, मतलब कुछ एडवेंचरस होता है उसमें, कुछ अलग सी एक्टिविटीज़, और कुछ अलग सी चीज़ें, जैसे रॉबरी हो गया, या फिर जो थोड़ा सा एडवेंचरस आप उसको बोल सकते हो, थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा एडवेंचरस, ये सारी चीज़ें इसमें होती है पिकारेस्क नावल में। हिस्टोरिकल नावल, ये तो नाम से ही जाहिर है कि हम जो पुराने ज़माने की कहानी जिसमें बताई जाती है वो हिस्टोरिकल नावल होता है। ए हिस्टोरिकल नावल इज़ ए नावल सेट इन ए पीरियड अर्लियर देन दैट ऑफ द राइटिंग।
फिर उसके बाद में एपिस्टोलरी नॉवेल। एपिस्टोलरी वर्ड का मीनिंग लेटर होता है, जो लेटर ख़त चिट्ठी हम लिखते हैं लेटर। ये लैटिन वर्ड एपिस्टोला से ड्राइव हुआ है। द वर्ड एपिस्टोलरी ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एपिस्टोला विच मीन्स ए लेटर। The epistolary novel is that in which the writer presents the narrative through a series of correspondence or other documents। तो इस नावल में ये होता है कि राइटर एक पूरी कहानी बयान करते हैं किसी लेटर के ज़रिए, दूसरे डॉक्यूमेंट्स, दूसरे दस्तावेज़ के ज़रिए। Although letters are the most common basis for epistolary novel, diary entries are also a popular form of this type। वैसे तो जनरली एपिस्टोलरी नावल में लेटर्स होते हैं, मतलब हीरो ने दूसरे कैरेक्टर्स को लेटर लिखा है, जो कहानी के दूसरे कैरेक्टर से, आइदर उसकी मदर हो गई, उसकी वाइफ हो गई, या उसका बच्चा हो गया, या फिर ऑफिशियल लेटर्स हो गए, और सामने वाला उसको लेटर्स लिखता है, ये लेटर लिख रहा है, वो उसको उधर से जवाब दे रहा है, इस तरह से वो पूरी कहानी चलती है। लेकिन जनरली लेटर्स लिखे जाते हैं। साथ ही जो डायरी डायरी एंट्रीज, मतलब बहुत सारे लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है ना, जो रोज़मर्रा के जो उनकी इंसिडेंट होते हैं, रोज़ाना उनकी लाइफ में जो कुछ भी उन्होंने किया होता है, वो सब कुछ वो अपनी डायरी में लिखते हैं। तो किसी की डायरी की भी उसमें होती है, इस तरह के नॉवेल्स में किसी की डायरी बताई जाती है, उसने ये लिखा है, ऐसा लिखा, उसने ये महसूस किया, ये समझा, वॉटेवर वो जो कुछ भी महसूस करता है, समझता है, जो कुछ भी उसके साथ होता है, तो वो इंसान अपनी डायरी में लिखता है। तो ये डायरी एंट्रीज भी इसका पार्ट होती हैं, कभी लेटर के ज़रिए, कभी डायरीज के ज़रिए, कभी कोई अदर डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए कहानी बयान की जाती है। गॉथिक नावल में टेरर होता है, मिस्ट्री होता है, हॉरर होता है, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, डूम, डेथ वगैरह का तस्करा इन नॉवेल्स में होता है। द नॉवेल्स दैट इंक्लूड टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनेचुरल, डूम, डेथ और डिके और हॉन्टेड बिल्डिंग्स आर कॉल्ड द गॉथिक नॉवेल्स। उसके बाद में है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इज़ द नॉवेल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल नाम से ही जाहिर है कि ये ऑथर की ख़ुद की ज़िंदगी के बारे में ये कहानी होती है, ख़ुद की ज़िंदगी की बुनियाद पर ये कहानी बनी होती है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑटोबायोग्राफिकल और एक तो बायोग्राफिकल। तो बायोग्राफिकल ये होता है कि किसी की भी कहानी हो सकती है, किसी की भी ज़िंदगी के वाक़यात हो सकते हैं। लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल और वो होता है जो लिखने वाला ख़ुद के बारे में लिख रहा है, वो ऑटोबायोग्राफिकल होता है। However, the author changes the places and the names of characters, or even may change or avoid certain details of his life. It may or may not be in the first person narration। हालांकि ऐसा बहुत मुमकिन होता है कि नॉवेल तो ऑटोबायोग्राफिकल होता है, राइटर अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में लिखता है, लेकिन वो नाम खुद कैरेक्टर्स का नाम और जगह का नाम तब्दील कर देता है, उसको बदल देता है, चेंज करता है, किसी और नाम से वो अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखता है। और ये भी हो सकता है कि वो फर्स्ट पर्सन नरेशन में हो और फर्स्ट पर्सन नरेशन में ना हो, दोनों ही हो सकता है। फर्स्ट पर्सन नरेशन में होना या ना होना ये क्या होता है, मतलब इस तरह से लिखा जाए, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा सोचा, मैं वहाँ गया, मेरे साथ ये हुआ, मैं ऐसा सोच रहा था उस वक्त में, ये सारी चीज़ें जो होती है ये फर्स्ट नरेशन हो गया। उसने कहा, वो उसके बारे में बता रहा था, वो ऐसा मतलब कोई और किसी इंसान के बारे में कहानी बता रहे, कोई नैरेटर कोई और है, तो ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन नरेशन में नहीं है, सेकेंड पर्सन नरेशन में है। तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल दोनों ही फॉर्म में हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन नरेशन में भी हो सकते हैं और सेकेंड पर्सन नरेशन में भी हो सकते हैं।
एलेगोरिकल नॉवेल में ये होता है कि डबल मीनिंग होती है या एक से ज़्यादा मीनिंग होती है। एंड एक्चुअली एलेगोरी मतलब सिंबल होता है। सिंबॉलिक नॉवेल के ऊपर से सरफेस मीनिंग और है और हिडन मीनिंग और है। कहानी कुछ और है, इंसिडेंट में कुछ है और उसके ज़रिए कोई मैसेज दिया जा रहा है, उसके ज़रिए कोई और कोई चीज़ समझाई जा रही है, तो ये एलेगोरिकल नॉवेल होते हैं। An allegory is a story that bears more than one level of meaning. Allegory वो स्टोरी होती है जिसमें एक से ज़्यादा लेवल होते हैं मीनिंग के। The surface meaning of such a novel is different from the symbolic मीनिंग ऑफ इट। जो उसकी सिम्बॉलिक मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है उसके सरफेस मीनिंग से। द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ एन एलेगोरी में बी पॉलिटिकल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल। तो जो सिम्बॉलिक मीनिंग होती है किसी भी एलेगोरिकल नॉवेल की या एलेगोरी होती है किसी भी नॉवेल की, वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है, हिस्टोरिकल या फिलोसफिकल कुछ भी हो सकती है। बस मेन ये हमको याद रखना है कि सरफेस मीनिंग अलग होती है और जो एलेगोरिकल होता है, सिम्बॉलिक मीनिंग होती है, वो मुख्तलिफ होती है। यूटोपियन नावल और डायस्टोपियन नावल, ये इमेजिनरी कम्युनिटी है एक्चुअली यूटोपिया। इसमें ये होता है कि एक ऐसे समाज का तस्वुर जिसमें जो बहुत आइडियल हो। कोई इंसान ऐसे सोचता है कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, ये ऐसा हो, इतनी तरक्की, इतना डेवलपमेंट, ये कुछ जो इमेजिनरी वर्ल्ड की कहानी होती है। लेकिन देखिए, इमेजिनरी वर्ल्ड की कहानी होती है लेकिन बेसिकली ये साइंस फिक्शन या स्पेकुलेटिव फिक्शन होता है कि हाँ, जो स्पेस की कहानियाँ आप बता सकते हैं या टाइम मशीन और ये सारी चीज़ों की जो कहानियाँ होती हैं वो यूटोपियन नावल और डायस्टोपियन नावल। यूटोपियन और डायस्टोपियन में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यूटोपियन में जो राइटर खुद के लिए सही महसूस करता है, खुद चाहता है कि ऐसा होना चाहिए, वो यूटोपियन होता है। और डायस्टोपियन नावल में कि राइटर देखता है कि ये सारी चीज़ें इसके ज़रिए ये हो या ज़माना इस तरह से बदलेगा या टाइम मशीन के ज़रिए वो सारे चेंजेस आएंगे, लेकिन उन सारी चीज़ों से वो खुद एग्री नहीं करता है या वो चीज़ें उसको पसंद नहीं होती हैं, तो फिर डायस्टोपियन नावल होता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल नावल। साइकोलॉजिकल नावल में जो हीरो होते हैं, नावल का जो प्रोटोगनिस्ट होता है और जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी इंटरनल लाइफ क्या है, उनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मेंटल इमेज क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। A psychological novel is the work of fiction that treats the internal life of the protagonist or even the other characters as much as the external factors. जितने external factor दिखाए जाते हैं उतने ही internal factor भी दिखाए जाते हैं। उनके क्या feelings हैं, उनके क्या emotions हैं, उनका क्या thought process है, क्या thinking है, learning क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल, देखो ये भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से रिलेटेड ही होता है और बेसिकली ये साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है। कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है और एक जो इंसान के जहन में ख़यालात आते हैं उसमें कोई तवातुर नहीं होता, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। बस जिस वक्त जो ख्याल आ रहे हैं, जो जैसा चल रहा है, उसको एज इट इज़ वैसे के वैसे लिखा जाता है। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए फ्रेज कॉइंड बाय विलियम जेम्स इन हिज ट्रेटाइज प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स ने अपने इसमें जो उनका प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी उन्होंने लिखा था, उसमें सबसे पहले इस फ्रेज का इस्तेमाल किया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इट मीन्स द फ्लो ऑफ द थॉट, जिसका मतलब ये होता है आपके थॉट का, आपके ख़यालात का बहना, ख़यालात का तसलसल या फ्लो ऑफ थॉट्स। इंसिडेंट्स इन द प्लॉट आर इन द सीक्वेंस ऑफ देयर अक्यूरेंस। इसमें जो इंसिडेंट बताए जाते हैं वो जिस तरह से आपके जहन में जब जब जो जो ख्याल आ रहा है वो उसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। द नॉवलिस्ट नरेट्स देम एज दे इंटर द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, और नॉवलिस्ट उसको बिल्कुल वैसे ही बयान करते हैं जैसे कि वो उसके कैरेक्टर के माइंड में आते हैं।
बिल्डिंग्सरोमैन नॉवल, द जर्मन वर्ड बिल्डिंग्सरोमैन इंडिकेट्स ग्रोथ। ये इसमें क्या, ये जर्मन वर्ड है। अभी तक के हम जो एपिस्टोलरी नॉवेल देखे और दूसरे नॉवेल देखे उसमें वो लैटिन वर्ड था, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ, लेकिन ये बिल्डिंग्सरोमैन वर्ड जर्मन वर्ड से ड्राइव हुआ है। और बिल्डिंग्सरोमैन मतलब ग्रोथ होता है इसमें। जो हीरो है, जो इसमें कैरेक्टर है, उसका दोनों ही ग्रोथ, उसका बायोलॉजिकल ग्रोथ और उसका साइकोलॉजिकल ग्रोथ, उसकी चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक के, या जहाँ तक की भी उसकी एज दिखाई गई है कहानी में, तो उसका माइंड, उसकी स्पिरिट और उसका कैरेक्टर किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से ग्रोथ हो रही है, फिज़िकल चेंजेस के साथ मेंटल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं वो, और वक्त के साथ में हालात का क्या कुछ असर हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। The German word Bildungsroman indicates growth. The fiction, biography or autobiography is concerned with the growth of the protagonist mind, spirit and characters from their childhood to adulthood. जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफिकल नावल होते हैं वो जनरली हीरो के या प्रोटैगनिस्ट के माइंड, स्पिरिट और कैरेक्टर्स जो उनके चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक के, वो सारी चीज़ों पर बेस्ड होते हैं। In the first of the half of the 20th century, a cult of pulp magazines became popular, in which fantastic fiction for the general entertainment of the masses was printed on the cheap pulp paper. 20th century के फर्स्ट हाफ में पल्प मैगजीन छपा करते थे, छोटे साइज़ के मैगजीन हुआ करते थे, ये 28 पेजेस के इन जनरल। और ये इसका साइज़ भी काफ़ी छोटा होता था, 7x10 इंच समथिंग इसका साइज़ हुआ करता था, यानी आमतौर पे आजकल जो हम पॉकेट साइज़ बोलते हैं ये। और पेपर की क्वालिटी बहुत चीप हुआ करती थी। आज भी हमको जहाँ पुरानी किताबें मिलती हैं वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, वो येलो कलर के पुराने से पेजेस दिखाई देते हैं, हालांकि वो बुक नहीं होती है, लेकिन उसके पेजेस ऐसा लगते हैं कि पुराने, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत चीप होती है, चीप पेपर। तो उस वक्त क्या होता था कि लोग ऐसे मतलब सस्ते नावल ख़रीद के पढ़ा करते थे, तो चीप सा वो सारी चीज़ें हुआ करती थी, ऐसा कोई बहुत लिटरेरी वो नहीं हुआ करता था। द पल्प फिक्शन एरा प्रोवाइडेड ए बिल्डिंग ग्राउंड फॉर द डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड साइंस फिक्शन। तो ये जो पल्प फिक्शन एरा था, मतलब सस्ते नावल जो छपा करते थे, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते थे। वे तफरी का वाहिद ज़रिए वही था उस वक्त। तो उस वक्त उतने टीवी, थिएटर और वो सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लोग रेडियो सुनते थे शुरुआत में, और ये सस्ती किताबें पढ़ा करते थे ख़रीद के। तो बहुत लोग इंटरटेनमेंट के लिए ये लेते थे, और वो सारी चीज़ों ने ये नावल को और साइंस फिक्शन के नावल को पनपने का बहुत मौका दिया। Science fiction is a genre of speculative fiction dealing with imaginative concepts such as futuristic setting, futuristic science and technology, space travel, time travel, parallel universe and टेरेस्ट्रियल लाइफ। जो साइंस फिक्शन है उसमें जनरली क्या होता है, जो इमेजिनेटिव फिक्शन है या तस्वुराती दुनिया होती है, फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, मुस्तकबिल का नक्शा, मुस्तकबिल में क्या होगा, या मुस्तकबिल में साइंस और टेक्नोलॉजी से इंसान कहाँ पहुंच जाएगा, स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, एक दूसरी दुनिया की कहानी, या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स तो नहीं, लेकिन एक जैसे आजकल जो एक एलियन टर्म आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, जो आमिर खान की मूवी आई थी पीके, वहाँ से बहुत लोग इस टर्म से इंट्रोड्यूस हुए। तो ये सारी चीज़ें इस फिक्शन में आती है। साइंस फिक्शन ऑफन एक्सप्लोर्स द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस ऑफ साइंटिफिक एंड अदर इनोवेशंस। जो साइंस फिक्शन है इसमें साइंटिफिक और अदर इनोवेशंस के जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो बताए जाते हैं।
Frankenstein by Mary Shelley is considered the first novel based on science and technology. 1823 में मैरी शेली ने का नॉवेल फ्रैंकस्टाइन में सबसे पहला नॉवेल ऐसा माना जाता है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था. द जेनर फ्लोरिश्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. और 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ये बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ और साइंस फिक्शन बहुत ज़्यादा लिखा जाने लगा. Detective fiction is a subgenre of crime fiction and mystery fiction in which an investigator or a detective, either professional or amateur, investigates a crime, often a murder. एक और डिटेक्टिव फिक्शन होता है जिसमें जो क्राइम और मिस्ट्री वाले नॉवेल उसमें होते हैं जिसमें जनरली कोई इन्वेस्टिगेटर होता है, प्रोफेशनल रहे या फिर कोई शौक़ से जो जिसको जासूसी का शौक़ होता है, वो प्रोफेशनल तो नहीं होता लेकिन अपने शौक़ से वो ये सारी चीज़ें करता है. तो बेसिकली क्राइम, मर्डर वगैरह के बारे में इसकी कहानी होती है. तो ये हमारा नॉवेल पूरा कंप्लीट हुआ. होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी. नॉवेल की शुरुआत कैसे हुई, नॉवेल की शुरुआत कब हुई, हमने पहले देखा 18th सेंचुरी में पीरियोडिक कैसे, और नॉवेल 18th सेंचुरी का तोहफ़ा है. फिर हमने ये देखा कि 6th सेंचुरी में भी कुछ लॉन्ग स्टोरीज़ वगैरह लिखी जाती थी ये, और बाद में ये डेवलप होते होते नॉवेल में बना. फिर बाद में हमने फॉरेन नॉवेल और इंडियन नॉवेल दोनों देखे. इंडियन नॉवेल कैसे पहला नॉवेल जो मुरासाका शिकिबुई फर्स्ट इंडियन नॉवेल माना गया. सॉरी, राजमोहन स्वाइफ फर्स्ट इंडियन नॉवेल माना गया. और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था. और बाद में हमने नॉवेल के एलिमेंट्स देखे, नॉवेल के टाइप्स देखे. अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो मुझे कमेंट कीजिए. इंशाल्लाह उसके आपको सारी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी. हैव अ गुड डे.